बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से रोज की तरह वही दरख्वास्त है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मामूर की तरह दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स छाट छूट कर हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। इसका नाम है एलियास रोड्रिगेज। 30 साल का अमेरिका के शिकागो का ये रहने वाला व्यक्ति है, जो नाम से ही पता चल रहा है कि या तो यहूदी है या फिर क्रिश्चियन है। इस व्यक्ति ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मौजूद ज्यूइश म्यूजियम से निकल रहे 2 इजरायली डिप्लोमेट्स, जो इजरायली एम्बेसी अमेरिका के अंदर जो मौजूद है उसके स्टाफ मेंबर्स थे, और ये दोनों कपल हैं जो फोटो आप देख रहे हो। इन दोनों के ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग कर दी, जिससे ये दोनों के दोनों वहीं फिन्नार हो गए। अब उसके बाद ये बंदा वहां से गया नहीं, सामने ही एक रेस्टोरेंट में बैठकर पुलिस को फोन करके पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। जब पुलिस आई, इसको अरेस्ट किया, तो अरेस्ट होते टाइम इसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए, जिससे 2 तरीके के सवाल उठने लगे। पहला ये कि ये जो बंदा इजरायली एम्बेसी का स्टाफ मेंबर मरा है, ये लड़का गाजा के अंदर इजराइल के एक्सपेंशन, गाजा के औरतों और बच्चों पे बॉम्ब गिराने, गाजा के फूड सप्लाई को पूरी तरीके से ब्लॉक करे रखने को पूरा सपोर्ट दिया करता था। अब दावा ये किया जा रहा है कि इसके हरामीपन की वजह से एक इसी की कम्युनिटी के ऐसे इंसान ने, जो पक चुका था, थक चुका था, उसने ये कदम उठाया और इनको मौत के घाट उतार दिया। दूसरे दावे ये किए जा रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फ्री पैलेस्टाइन का नारा इसलिए लगाया गया ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि देखो इजराइल और इजरायली लोगों पर पूरी दुनिया में किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अब जब आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करके उसके ख़ानदान को ख़त्म करके उसके देश पर अपना देश बसा लोगे तो ख़तरा तो आपको होगा ही, जहाँ मिलोगे वहाँ पकड़ के कूटे जाओगे। फिर इसके अलावा इजराइल का एक डिप्लोमेट है, वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो गाज़ा के अंदर हमने किया उसको जेनोसाइड बताकर, कत्लेआम बताकर, स्टार्विंग बताकर और इनोसेंट सिविलियंस पर हमला बताकर, वॉर क्राइम्स बताकर दुनिया में हमारे खिलाफ यानी यहूदियों के खिलाफ आग भड़का दिए, जिससे रिजल्ट के तौर पर ये इंसिडेंट देखने को मिला है। मतलब कहने का ये है कि हम दोगले हैं, हरामी हैं, जानवर की नस्ल से हैं। कितनी भी हैवानियत लोगों के ऊपर दिखाएं, कितने भी बच्चों का कत्ल करें, कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर दुनिया को उससे जागरूक ना करे, जिससे हमारे खिलाफ नफरत पैदा हो। जो हम कह रहे हैं कि हम तो ह्यूमन एनिमल से लड़ रहे हैं, हमारी ही जुबान पूरी दुनिया बोले, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नफरत बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट देखने को मिला। हो सकता है ये फॉल्स फ्लैग भी हो। फिर इसके बाद फ़लस्तीनियों के खिलाफ अमेरिका में और बड़े बड़े एक्शन लिए जाएँ। ट्रंप तो कर ही रहा है जो करना है। जितने भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाले एक्टिविस्ट्स हैं, उनको उनके देश वापस भेज रहा है। वो यूनिवर्सिटीज़ जो फ़लस्तीन के समर्थन में रैली को अलाउ कर रहे हैं, उनका जो फंड है वो काट रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि ऐसे कांड करके अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री बंद करा दें। वही तुर्की के सपोर्टर्स को ये उम्मीद थी कि वो कोई हीरोगिरी करके दिखाएगा सीरिया के बहाने से भी इजराइल के खिलाफ, मगर हुआ उसका उल्टा। तुर्की ने अपने दोगलेपन को और ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाते हुए इजराइल से मिला लिया है हाथ। इजराइल की मीडिया ने हवाला दिया मिडल ईस्ट आई, जो कि एक अरब मीडिया है, उसी की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें साफ कहा गया है कि इजराइल और तुर्की के डिप्लोमेट्स, उनकी जो डेलीगेशन थी, वो अज़रबैजान के अंदर पिछले 1 महीने से बातचीत कर रही थी, 1.5 महीने से। अब ये बातचीत सेटल हो गई है। अब मामला कुछ ऐसा हुआ है कि सीरिया के अंदर इन्होंने एक हॉटलाइन करके अग्रीमेंट किया है कि साउथ सीरिया में इजराइल है ही, नॉर्थ सीरिया में तुर्की बैठा है। अब इजराइल को जब कभी भी खतरा महसूस होगा या आतंक मचाना होगा और कहीं पे हमला करना होगा, तो बातचीत के ज़रिए तुर्की को पहले ही वो खबर कर देगा, और तुर्की उसको अलाउ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उस मामले को निपटा लिया जाएगा। कैसे निपटाएंगे मेरे तो पल्ले बात पड़ नहीं रही, क्योंकि इजराइल सीरिया की जुलानी सरकार को कट्टर इस्लामिस्ट जिहादिस्ट सरकार बोल रही है। फिर सीरिया का ये जिहादिस्ट मुजाहिद इजराइल से खुला हाथ भी मिला रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है। फिर इजराइल भी बातचीत कर रहा है, तुर्की बात करवा रहा है, लेकिन तुर्की का जो अर्दोगान है वो इजराइल के खिलाफ रहता है इंटरनेशनल मंचों पर, जिससे तुर्की इजराइल नफरत भी करता है। उसके बावजूद भी दोस्ती भी जारी है। समझ में नहीं आता कि खिचड़ी पक क्या रही है। बस एक चीज़ समझ में आती है कि लोगों का पागल बनाया जा रहा है। कुछ लोग कहें कि नहीं देखो, अगर ये सही हुआ है तो ये तुर्की और सीरिया ने किया भी तो है इजराइल के खिलाफ, जबकि कुछ किया नहीं है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो किया है, मगर ये नहीं किया।
इसी तरीके से लोग आपस में उलझे रहें और ये पागल बना के लोगों का अंदर ही अंदर मजे करते रहें। तुर्की का मौकिफ था कि पूरे सीरिया में 3 एयर बेसेस को अपने कंट्रोल में लेगा, अपने डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स वगैरह और फाइटर जेट्स वगैरह वहां पर तैनात करेगा। इजराइल उसके खिलाफ था, जिसकी वजह से वो जो T4 एयरबेस था उस पर इजराइल ने हमला करके उसको तबाह भी कर दिया था। तुर्की के पिछवाड़े में आग भी लगी थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए थे। अब तौफीक नहीं है ना, ताकत तो है, तौफीक नहीं है, अर्दोगान ने कहा था। अब ये जो अग्रीमेंट हुआ है किस मसले पर हुआ है मेरे भी पल्ले ढंग से नहीं पड़ा। कौन सी शर्त पर इजराइल राजी होगा, कौन सी शर्त पर तुर्की राजी होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है वो यही है कि तुर्की और इजराइल एक दूसरे से नहीं भिड़ने वाले। कल की रिपोर्ट में मैं अपडेट दे चुका हूं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला करने की पूरी तैयारी या तो कर चुका है या कर रहा है। अब इस अपडेट को पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने की तैयारी या तो कर चुका है या कर रहा है। जिसमें एक खबर ये और ऐड हुई है कि अमेरिका भी इंटेलिजेंस देकर इजराइल को इस हमले में सपोर्ट कर सकता है अगर न्यूक्लियर की जो बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में वो फेल हो जाती है। और वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसा नहीं है कि खाली अमेरिका इंटेलिजेंस दे देगा, देखो भाई वहाँ ऐसे ऐसे जाके हमला कर सकते हो, रास्ता बता रहे हैं, और खाली इजराइल अकेला करेगा। पिछवाड़े तक का जोर लगाया है इन्होंने यमन में भी। ईरान के जो टनल नेटवर्क्स हैं वो यमन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अमेरिका और इजराइल के लिए, जिसको भेद पाना इनके बस की बात नहीं है, अकेला इजराइल अगर करेगा तो। ऊपर से फिर ईरान जब जवाब देगा तो इजराइल अकेला उसको झेल नहीं पाएगा, पूरे वेस्ट के जितने भी गुंडे मवाली है सबको उठकर आना पड़ेगा, अमेरिका को भी आना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये है कि ईरान के ऊपर हमला होगा, ये तो लाजमी है, लेकिन जंग कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। बस आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ईमानदारी वाली सच्ची खबर जो मिलती है वो आपको इन छोटे मोटे यूट्यूबर से ही मिलेगी। गोदी मीडिया को तो आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग में देख लिया है। वहीं बरतानिया यानी यूके ने इजराइल को एक बड़ा झटका देते हुए इजराइल से व्यापार यानी ट्रेड की बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो है, जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे बरतानिया, यूके यानी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और भी कुछ ऐसे देश हैं जो मिलकर कल यानी फ्राइडे वाले दिन एक मीटिंग रखने जा रहे हैं फ़लस्तीन को मान्यता देने पर। अब देखो, फ़लस्तीन को मान्यता देना भी अपने आप में एक नई साजिश नज़र आ रही है। अगर दे भी देते हैं ये मान्यता और वहाँ पर महमूद अब्बास जैसा चोर बिठा देते हैं तो फ़लस्तीन को मान्यता देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ऊपर से ये शर्तें ये लगा रहे हैं कि फ़लस्तीन देश तो बनेगा लेकिन उसके पास अपनी आर्मी नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, हथियार वगैरह नहीं ले सकता। फिर क्या फ़ायदा ऐसे देश का, वो तो सोवन स्टेट कहीं से कहीं तक हुआ ही नहीं। तो ये भी दुनिया को एक छोटा सा लॉलीपॉप देकर खुश करने की एक नई तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे इजराइल नाखुश है, क्योंकि इजराइल का विजन तो बड़ा है ना। अब वो यहीं अटका रहेगा, 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट सोल्यूशन, इसको मनाओ उसको मनाओ, तो वो अपना वो कब बनाएगा ग्रेटर इजराइल, उसको ये भी तो बनाना है। वहीं नेतन्याहू के ऑफिस ने ये कहा है कि कतर जैसे देश को, जो हमेशा मीडिएशन में सबसे आगे रहता है, उसी को इजराइल एनिमी स्टेट यानी अपना दुश्मन देश करार करने की तैयारी में लग चुका है, क्योंकि कतर हमेशा से ही गाज़ा के हमास के लड़ाकों को पनाह देता है, गाइड करता है, फंड करता है, उनकी बातचीत भी करवाता है। इसलिए अब कतर से ही दुश्मनी लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं इजराइल का एक शेर जो गाज़ा के बच्चों और औरतों का मुकाबला करने की वजह से, बहादुरी दिखाने की वजह से इजराइल के अंदर वोल्फ ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाने लगा था, यानी रेगिस्तान का भेड़िया। अब हुआ यूं कि गाज़ा में इसका पाला पड़ गया गाज़ा के लड़ाकों से, उन्होंने इसको चूहे की तरह निपटा कर ताबूत में पैक करके भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बैन गिविर का भतीजा था ये। वहीं फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके जेनिन में वेस्टर्न कंट्रीज की एक बड़ी डेलीगेशन आई थी, बहुत सारे लोग आए थे अरब डेलीगेशन के साथ। अब वो जेनिन के अंदर घूम रहे थे। इजराइल के जो सोल्जर्स हैं वो तो बेलगाम है ना, उनको तो पूरी छूट है, जिस पर भी तुम्हें डाउट भी हो ना कि इसके पास छुरी है, छोटी सी जेब में रखी है, उसको भी गोली मार दो। अब इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने वेस्टर्न डेलीगेशंस के ऊपर भी गोलीबारी कर दी, जिससे ये सारे ऑफेंड हो गए कि बताओ, हमने इनको पाला पोसा, दूध पिलाया, बड़ा करा, फिर यहाँ फ़लस्तीन में छोड़ा कब्जा करने के लिए, अब ये हम ही पर गोलियाँ चला रहे हैं। जिसके बाद इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने यानी IDF ने माफ़ी भी मांगी। मगर आप खुद सोच के देखो ना, आप किसी जंगली ज़ोंबी को पाल पोस कर बड़ा करते हो और उसको कहीं और मार काट करने के लिए छोड़ देते हो, फिर वो बेकाबू हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, फिर उसे घमंड हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, फिर आप उसके पास वापस जाते हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो
कि वो आपके आगे अब भी दुम हिलाएगा, वो तो आप पर भी हमला जाहिर सी बातें करेगा ना। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर